बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास ये एक नया एक्सरसाइज है। अब इस नए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए ताकि ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो हमारे लिए सॉल्व करना काफ़ी आसान रहे। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस एक्सरसाइज के एक दो पेजेस पीछे चले जाएं, वहाँ पर आपके पास कुछ डेफिनेशंस होंगे। मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ कि आप वो डेफिनेशंस एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। अगर आपको समझ भी नहीं आए फिर भी आप एक दफ़ा पढ़ लें। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा ताकि आपके लिए काफ़ी आसान रहे। अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ एक्स वेरीज डायरेक्टली। ठीक है, अब हमारे पास दो अल्फाज हैं। यहाँ पर क्या है? इफ़ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई एंड एक्स इज इक्वल टू 9 व्हेन वाई इज इक्वल टू 15 फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 30। अब आपको जब मैंने ये सवाल पढ़ा आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। जब हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे तो हमें ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास ये लफ्ज़ क्या है? वेरीज। देखिए वेरीज जब हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे क्या है? इफ़ एक्स वेरीज एज वाई। ठीक है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ये जो साइन आपके पास आएगा इसे हम क्या कहेंगे? वेरीज कहेंगे। वेरीज जब हमारे पास ये लफ्ज़ आता है, इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? ये वाला साइन होता है। तो क्या है? एक्स वेरीज वाई। तो ये इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। आपके पास ये जो लफ्ज़ आ रहा है वेरीज, इस वेरीज की जगह हम क्या लिखेंगे? ये वाला साइन लिखेंगे। ठीक है, अब इस साइन के दो नाम हैं। यहाँ पर देखिए पहला नाम क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, आपके पास ये नाम भी आ सकता है प्रोपोर्शनैलिटी। आपके पास कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और साइन ऑफ वेरिएशन, कोई भी नाम आपके पास आ जाए आपको क्या समझ आ जाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई लफ्ज़ आए साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या साइन ऑफ वेरिएशन तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हम इस साइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और साइन ऑफ वेरिएशन यहाँ पर पढ़ते हैं। इसको हम किस तरह है? एक्स वेरीज वाई। तो हम वेरीज की जगह क्या लिखेंगे? ये वाला साइन लिखेंगे। तो हम इसको लिखते इस तरह है। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ वेरिएशन। अगर हम इसको पढ़ना चाहे तो हम इसको क्या कहेंगे? साइन ऑफ वेरिएशन या एज वेरिएशन। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में पढ़ते हैं। अब अगर हमारे पास सवाल में ये आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यही है कि x वेरीज एज y। ठीक है, तो हम सवाल में क्या करेंगे? इस वेरीज एज को हम क्या करेंगे? इसको ख़त्म करेंगे। जैसे ही हम इसको ख़त्म करेंगे इसकी जगह हमने दो चीज़ें लिखनी है, एक है इज़ इक्वल टू और एक हमने क्या लिखना है? के लिखना है। इसको ख़त्म करके सवाल जब हम सॉल्व करेंगे हमने दो काम करने हैं। जैसे ही इसको ख़त्म किया इसकी जगह दो चीज़ें हम लिखेंगे, एक इज़ इक्वल टू लिखेंगे और एक के से हमारे पास क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ तक आपने इतना ही समझना है। अगर मैं आपको और डिटेल में समझा दूँ तो यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो आपने कितना समझना है कि इस निशान को हम अगर सवाल में वेरीज आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? ये निशान, इस निशान को हम दो नामों से पुकारते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अगर हम इस साइन को पढ़ना चाहें तो हम इसे क्या कहेंगे? वेरीज एज। सवाल में जब हम इस वेरीज एज के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक इज़ इक्वल टू, एक और हमारे पास क्या आएगा? के ही आएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा? x इज़ इक्वल टू के और y आएगा। अब कांस्टेंट अगर मैं आपको समझा दूँ, कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसकी वजह से दो चीज़ों की आपस में ताल्लुक़ बन जाए। कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसकी वजह से दो चीज़ों या दो रकमों की आपस में ताल्लुक़ बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल इसी को मैं आपको समझा के देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्या है? x इज़ इक्वल टू के हैं। ये जो y है वो x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास डिवाइड आया कि नहीं? अब देखिए इस k की वजह से इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ बना हुआ है कि नहीं? बिल्कुल बना हुआ है।
इस के की वजह से इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ बना हुआ है। अगर हम ये के यहाँ पर ना हो तो इन दोनों का ताल्लुक़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ आगे प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसी वजह से कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वजह से दो रकमों की आपस में ताल्लुक़ बना हुआ हो। यहाँ तक क्लियर है। अब इस वेरिएशन का जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं। वेरिएशन, ये वेरीज एज जो होता है, या साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ वेरिएशन, ये दोनों एक ही है, ठीक है, सिर्फ नाम मुख्तलिफ है। इसको हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, साइन ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या साइन ऑफ वेरिएशन दो किस्म के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये लफ्ज़ आप पहले भी कर चुके हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक होता है हमारे पास क्या है, एक होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। दो लफ्ज़ हो गए हमारे पास, एक डायरेक्ट हुआ और एक हमारे पास क्या हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब दोनों यहाँ पर मैं एक दफ़ा आपको क्लियर करवा दूंगा, आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन उससे कहते हैं अगर कोई दो काम हो रहे हो तो दोनों एक ही सिमत में हो रहे हो, दोनों का रिजल्ट एक ही जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, वर्किंग, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक हो आपको, वर्किंग आवर्स, और साथ में क्या है, पेमेंट लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, अगर हम कहें किसी को, हम एक बंदे को मुलाजिम रख लेते हैं, उसे हम कहते हैं कि हम आपको एक आवर पे कितना पैसे देंगे। एक आवर पे हम उसे क्या देते हैं, 5 PKR देते हैं, ठीक है, 5 रुपीज़ हम उसे देते हैं। ये एक एग्जांपल है। हम एक बंदा रखते हैं काम पे, उसे हम 1 घंटे के कितने पैसे देते हैं, 5 रुपीज़ देते हैं। अगर हम उसे अगर 2 घंटे काम करें तो उसके पैसे कितने हो जाएंगे, 10 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो 3 आवर्स काम करें तो उसके पैसे कितने हो जाएंगे, 15 आवर्स। अब यहाँ पर देखें, जो काम का जो टाइम है वो भी बढ़ रहा है, यहाँ पर जो पैसे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों क्या है, एक ही सिमत में जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर 1 घंटे का हम उसे 5 रुपये देते हैं तो 2 घंटे के उसके 10 रुपये हो गए, 3 घंटों के उसके 15। यहाँ पर टाइम भी ऊपर जा रहा है और पैसे भी ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों देखें एक ही सिमत में जा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन इसका बिल्कुल उलट है, इसका उल्टा जो होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, हम गाड़ी में जा रहे हैं, यहाँ देखें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्टेंस, हमने क्या लिखा, डिस्टेंस और स्पीड। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे हमारा जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कराची की तरफ जा रहे हैं, कराची का सफ़र 12 घंटे हैं। अगर हम 100 किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगे तो हमें 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। 100 यहाँ पर, इसको मैं फिर से यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाएंगे। स्पीड है और टाइम लिख लेते हैं, स्पीड और टाइम सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं तो हमारा टाइम कितना लगेगा, 12 आवर लगेंगे, ठीक है। अगर हम स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर हम 140 की स्पीड से जाएं तो हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा, टाइम अब कितना लगेगा, 10 घंटे लगेंगे। अगर हम 180 की स्पीड से जाएं तो हमारा टाइम कितना लगेगा, 6 आवर्स लगेंगे। अब यहाँ पर देखें, जो स्पीड है वो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। स्पीड हम जितना बढ़ाएंगे टाइम उतना ही कम लगेगा, ठीक है। जितना हमारा स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम उतना ही कम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों की सिमत एक ही होती है और इन्वर्स प्रोपोर्शन में इन दोनों की सिमत अपोजिट होती है। यहाँ पर देखिए, अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा। तो ये चीज़ें हम एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले अगर क्लियर कर ले तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम क्या करेंगे, अपना जो सवाल है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, सवाल में हमारे पास क्या दिया गया है, हम लिखेंगे गिवन से मुराद क्या है कि हमारे पास सवाल में क्या दिया गया है, x वेरीज डायरेक्टली
एज वाई। ठीक है, अब ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने यहाँ से लिया। सवाल में हमारे पास इसी तरह दिया गया है। अब मैंने आपको क्या समझाया था, वेरीज ए क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक्स लिखेंगे, वेरीज एज की जगह हम क्या लिखेंगे, ये निशान लगा देंगे। ठीक है, वेरीज के जगह हम क्या लिखते हैं, वेरीज एज की जगह हम ये निशान लगा देते हैं। आगे हमारे पास क्या है, वाई है। तो हमारा सवाल इस तरह बना। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, x लिखेंगे। इस वेरीज एज के निशान को ख़त्म करके हमने दो काम करने हैं। पहला क्या है, हमने इज इक्वल टू लगाना है, और दूसरा क्या है, हमने k लिखना है। k क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, इसको हम नाम देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, k हमारे पास कांस्टेंट है। फिर सवाल की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे पुट। सवाल में हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है, पुट x इज इक्वल टू 9 एंड अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 15। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 15। हमने ये दोनों वैल्यूज उठा के कहाँ पर पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। हमने क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो हमने ये लिखा, इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा। तो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह y की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर हम लिखेंगे, एक दफ़ा हम इक्वेशन 1 फिर से लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू k एंड y। अब x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हमने यहाँ पर पुट करनी है। जगह x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9, तो x की जगह हम 9 लिखेंगे, इज इक्वल टू k लिखेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है, तो हम 15 लिखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, 9 इज इक्वल टू k। ये जो 15 है k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। तो हम यहाँ पर कैंसिलेशन करते हैं, 3 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। तो हमारे पास क्या आंसर आया, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। पहले k लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या है, 5 है। हमारे पास क्या आया, k की वैल्यू आई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ लाइन लगा दूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस k की वैल्यू को उठा के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट k इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। हमने k की वैल्यू उठानी है। इस दफ़ा देखें, फाइंड x, हमने क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। हमने k की वैल्यू उठा ली, और क्या कौन सी वैल्यू उठाएंगे, y की। एंड y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। अभी फिर से हमने ये दोनों जो वैल्यूज़ है इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इस दफ़ा कौन सी वैल्यू है, एक वैल्यू k की है और एक वैल्यू y की है। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब इसी k की वैल्यू और इस y की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास x का आंसर आएगा। तो इस दफ़ा फिर से पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, ये रहा। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, x इज इक्वल टू k एंड y। अब देखें x की वैल्यू सेम एज इट इज़, क्योंकि x हमने फाइंड आउट करना है। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 अपॉन 5 हमने लिखा। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30। तो इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, तो हम कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन किस तरह हो रही है, 5 1 जार 5 6 जार 30। तो देखते हैं हमारे पास ये क्या बनता है। यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, हमारे पास 6 बचा। ये 5 तो कैंसिल हो गया, 30 की जगह हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। x इज इक्वल टू 3 6 जार क्या आता है हमारे पास, 18 ही आता है। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। सवाल में भी हमसे यही पूछा गया था, जो 3 वैल्यूज़ दी गई थे, इन 3 वैल्यूज़ की मदद से हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आया, 18 आया। तो यही हमारा आंसर है।